ग्रेट। तो कैसे हैं नमस्ते सर? अर्चना जी, नमस्ते गरिमा जी। हाँ, हम नमस्कार व्हाट्सएप सर, पे कनेक्ट नमस्कार। है जी। सर एक बार ट्राई करेंगे आप अपना स्क्रीन शेयर करने का वो थोड़ा सा? हाँ, स्क्रीन शेयर करो बेटा। हाँ हाँ, जरूर। जी। सॉरी, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। आप पीपीटी रन करें। यस सर, यस सर। या परफेक्ट डन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, नो वरीज, या ग्रेट। या सो एब्सोल्युटली। I always feel empowered. हाँ, क्लोज करें वीडियो आगे वो करते हैं। અત્યારે આપણે વિડીયો જોઈએ। यस। सो अर्चना जी, गरिमा जी, मेरे साथ वन इंटर्न इज विथ मी। मैं नॉर्मली आई यूज्ड टू गिव इंटर्नशिप टू द all the students of the different colleges. So I am not good at technology, so some intern is right now with me और वो मुझे सब सपोर्ट कर रही है। सो आई फील एम्पावर्ड। यू नो, जब यूथ साथ में होता है तो आपको लगता है कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है ना। तो हाँ जी। हाँ जी। सो नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आपने बताया था, टारगेट ऑडियंस जो है वो बीबीए और एमबीए में पढ़ने वाले हैं। इसमें स्टार्टअप आने वाले हैं आज। स्टार्टअप भी है आपके वहाँ, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, राइट? ओके, यस सर। ओके ओके। हाँ, आवर ड्यूरेशन इज 1 आवर। मेरे ख्याल से 1 घंटा काफी है। मैंने मैंने रिहर्सल नहीं किया है और मैं पहली बार ये टॉक दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान में नहीं है कि मेरा पीपीटी कितने देर तक चलेगा, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो दिल से बोलूँगा, वो पक्की बात है। सो कुछ 40-45 मिनट तक बात करेंगे, बाद में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। राइट सर, इंटरैक्शन। आवर वाइस प्रोवोस्ट प्रोफेसर रेणु लूथरा हैव जॉइंड। हाँ, रेणु जी नमस्ते। या हमारे सचिन जी हैज हाई रिगार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, सो ma'am, please unmute, ma'am. Thank you. That's very kind of you and a very warm welcome to our program. Sachin ji has been so helpful and he's got us dignitaries like you all. Thank you so much. And I'm hoping and praying that one day these young men and women who have heard all of you, unke andar the seeds of entrepreneurship sow ho jaye. I'm very keen to convert this university into a job creators. तो भगवान करे इन बच्चों पर ये एम्बिशन इस चीज की हो, जागृत हो। That's what I'm looking at. बिल्कुल सही बताया मैडम। मैं मेरी हर एक टॉक में ऐसा बताता हूँ कि जो सुनने वाले हैं, इसमें से जब कोई स्पीकर बनता है तब ये पूरा कार्य है वो संपन्न होता है ना। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ। सो नहीं, आपका ये पूरा इनिशिएटिव बहुत अच्छा है अर्चना जी। मैं आई यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटीज फॉर द टॉक। ये मेरा एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है कि आई ट्राई टू शेयर माय ऑल द व्हाट आई कॉल इज द ई टास्क, यू नो, एक्सपीरियंस, टाइम, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज। ये टर्मिनोलॉजी कुछ बाहर निकल आई है। तो और ये आज के समय में बहुत जरूरी है। एकेडमिया इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। और हमारे जो फोरम में मैं थोड़ा बताऊंगा फोरम के बारे में, सचिन जी ने आपको बताया है। तो यही इनिशिएटिव है कि एमएसएमई स्टार्टअप और यूथ को जोड़ा जाए। तो बहुत सारी संभावना है इसमें, सबको आगे नहीं जी करेक्ट। नहीं, इनफैक्ट हमारा बहुत आई बीन वांटिंग टू अटैच आवर स्टूडेंट्स, क्या इंक्यूबेशन सेल करें, क्या बनाएं। इससे मैं आप लोगों से बातें छोटी मीटिंग्स करूंगी कि आगे हम इस जो प्रोग्राम वन ऑफ प्रोग्राम ना रह जाए, इसको आगे हम कैसे बढ़ाएं।
क्या बच्चों के बिल्कुल लिए मैडम, इंक्यूबेशन सेल बना सकते हैं आपके सहयोग से? क्या हम बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल इनोवेशन सेल बना सकते हैं? क्या बच्चे अपने इंटर्नशिप्स को ऑनलाइन, आपको रिसर्च करानी हो, आपके इंडस्ट्री के लोगों ने कुछ करना हो, वो बिल्कुल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं जी। आपके साथ? या कोई छोटे लाइव प्रोजेक्ट्स ही करने हो, बच्चों ने आपको जरूरत हो कुछ इंफॉर्मेशन की, क्या हम अपने बच्चों को ये सुविधाएं दे सकते हैं? कैन वी एनकरेज देम लाइक दैट? सो दिस इज समथिंग दैट आई वाज टू एक्सप्लोर। मुझे नहीं मालूम हमारे एम्बिशंस आपकी प्रोग्राम में फिट आते हैं कि नहीं, पर हम लोग तो भूखे हैं। आ, जहां हमें अपने आ, बच्चों के लिए कोई मैडम अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम ढूंढ लेते हैं। मैडम मैडम जरूर Anything आएगी, for the क्योंकि school. हमारा हाँ, हमारा बेसिकली क्या है कि हो सकता है कार्य क्षेत्र अलग हो, लेकिन जी हमारा मिशन एक ही है, और जी सबसे बड़ा जी फाइनल मिशन एक ही है कि नेशन फर्स्ट। जो जो जी, यूथ की बात है, एब्सोल्युटली। हाँ, यूथ को एम्पावर करने के लिए, हाँ, हाँ ये जी सब करना ही पड़ेगा मैडम। तो एब्सोल्युटली वी आर ऑन वन जी, बेसिस। गुड, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। कभी कभी मुझे यस लगता यस। है कि मैं ज्यादा हर जगह पुश कर देती हूँ, बट नहीं नहीं क्योंकि मैडम, बच्चों के लिए ये है तो करना पड़ता है। जी जी, लगता है कि हमारे बच्चों को मिले, नहीं, कुछ अच्छा मिले, कुछ डिफरेंट मिले। हाँ हाँ हाँ। जी नहीं, काम ऐसे ही बनता है मैडम, काम ऐसे ही बनता है। और जी जब जी आप ये विश करेंगे तो आई एम श्योर कि कॉस्मिक एनर्जी ड्राइव अस। मैंने कभी सोचा नहीं था। आई यूज्ड टू गो टू हाँ जी ऑल द यूनिवर्सिटी हियर इन गुजरात। मैंने कभी सोचा नहीं था जी कि जी। गुजरात के बाहर ऐसे वर्चुअली जाने का मौका मिलेगा। तो ये आपकी हाँ हाँ विश हाँ हाँ। है, और हमारे सचिन जी का प्रयत्न है, जो ये जी बात को यहाँ तक अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे ऐसा ही हो। एंड बस जल्दी से ये जी पैंडेमिक मैडम, का प्रॉब्लम खत्म हो तो हम आपको अपने कैंपस में बुलाएं। बिल्कुल, हम चाह रहे थे कुछ जरूर जरूर, इवेंट, कुछ धन्यवाद लेक्चर्स आपका। हम अपने कैंपस में कराएं, पर अभी गवर्नमेंट ने हमें कोई भी गैदरिंग करने से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को मना कर बिल्कुल रखा है। बिल्कुल हमें यूजीसी के बिल्कुल मैडम। ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो हम लोग बहुत लिमिटेड जी, रख रहे हैं। तो जब हाँ तक हाँ हाँ। सरकार नहीं अलाउ करेगी तो हम कोई गैदरिंग नहीं कर सकते, पब्लिक फंक्शन नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपका ये अर्चना, प्रयत्न बहुत सराहनीय है। आपका ये प्रयत्न बहुत थैंक यू सराहनीय सो है। मच। वो हिंदी में बोलते हैं ना, कृपया संपर्क बनाए रखे, तो आपने संपर्क शुरू कर दिया है। वो हाँ सबसे जी बड़ी बात है ना? तो वेरी जी हैप्पी जी। एंड फील प्राउड टू एसोसिएट विद यू। The privilege is entirely ours. The privilege is entirely ours. Shall we यस start, ma'am? Yes, यस। Garima, please do. Okay, thank you, ma'am. A very good afternoon to Honorable Vice Provost, ma'am, Professor Dr. Renu Luthra, our esteemed speaker, Mr. Amit Parekh, faculty members, and dear participants. With profound gratitude, I, Dr. Garima Srivastava, welcome you once again on behalf of JP Business School and my own behalf to this plethora of innovative thoughts, that is Entrepreneurship Week 2021. The success saga of MSME and startups, the growth engine of Indian economy. Ladies and gentlemen, as we are headed for day 3 of the event, we have amongst us a very eloquent and renowned speaker, Mr. Amit Parekh, advisor, Agri-Food Tech Cell. The topic of his discourse will be opportunity in agri and food processing sector. Mr. Parekh is an international trade advisor. As a part of Services Harmony International organizes trade exhibition, trade delegation, international B2B meeting, and personalized representation of different organizations. His company provides advisory services to MSME and startup to export their product and services in the international market. Mr. Parekh is an alumnus of LD College of Engineering of Mechanical Engineering branch 1990. And in addition, he has a diploma in management from a renowned Ahmedabad Management Association. Mr. Parekh has wide experience in agro and food processing sector. His company is working to promote product and services of all the stakeholder of the farm to fork value chain to international market. Mr. Parekh pioneered a philanthropic initiative called Skill for Transformation, SFT, for Youth of India. He has been working for skill development of youth with the help of other professionals
for quite a long time. Before I hand over the desk to Mr. Parekh, I would like to request a very honorable Vice Provost Ma'am to enlighten us with her words of wisdom. Ma'am. Thank you, Garima. Our distinguished speaker for the day, Mr. Parekh ji, Archana Srivastav, Garima Srivastav, and all other faculty members who are also assembled here, the different HODs from different departments, particularly from biotechnology. I can see some faces there. They're very, very interested in this particular lecture. A very good afternoon to you and a very, very warm welcome to everyone. We've had two very exciting sessions from two eminent and extremely learned individuals. Dr. Nayan Bheda kept the students activated, excited, and related to them so beautifully. Mr. Niranjan Jain, we were all absolutely spellbound by his eloquence, by his knowledge of the financial aspects of and the privileges, the opportunities that were there, the depth of knowledge and his forthcoming attitude, telling the students that he's always available for them if they want to consult him and talk to him. So I am really grateful. And today we have another extremely eloquent, extremely versatile, and a person who is brilliant in his field. Mr. Amit Parekh ji, I'd like to extend to you a very, very heartfelt welcome, and from the bottom of my heart, thank you ever so much. Thank you for joining us today. My dear students, he is an expert, right from the farm to the fork to the international dinner tables, meal tables. My dear students, the farming sector, the farm food processing sector is the sunrise sector. It has seen stimulating growth. And one of the main players in this sector is Mr. Parekh, who has been facilitating the linking of the farmer to the ultimate consumer. This in itself is a great achievement. Mr. Amit Parekh, many, many, many years ago, I was in the Northeast in Assam. And while traveling around there, I found in particularly Shillong and all those areas, huge crops and harvests of pineapple. And I was very young then, it was a very long time ago, huge, huge fields of pineapple. And I said, where do you send them? They said, we send them to local areas here and there. And then a lot goes waste. No, I was surprised at that time. I mean, couldn't anybody think of packaging these pineapples? So you can imagine the amount of food that goes waste in the country simply because our food processing industry was so late to take off. Now, of course, the government is putting its entire weight behind it, making sure. We have been so happy to have those imported packets of chips, etc. I mean, we have it all here. We throw those onions and potatoes and vegetables and fruits because we produce so much. Our supply chains were weak. Leave alone supply chains, our manufacturing. I mean, how much innovation did you require for a food processing industry? And that too for a country which is basically an agroeconomy, which has been for so many years. So I think Mr. Amit Parekh's contribution is immense, that he's taken up advisory services in this sector, both for the MSME and startup sector. I can just see Mr. Niranjan Jain ji. Mr. Jain ji, namaste, and thank you so much. Thank you so much for joining us. And thank you very, very much for this wonderful lecture you gave yesterday. Mr. Jain, I had to leave by 4 o'clock because I had another meeting, online of course, so I couldn't be there for the last part of your lecture. Thank you very much. The students really enjoyed it. Mr. Goel, thank you so much. Thank you very much. You've got us another star. Thank you. Thank you so much. With these words, I once again welcome you, Mr. Parekh. Thank you so much for joining us. And my best wishes to the team at JBS for another scintillating session. Thank you. Thank you, ma'am, for bringing up that extra edge in every talk. Thank you, ma'am, for sharing the real life and real-time examples with us of yours. Certainly, we are always, your examples are thought-provoking. Ladies and gentlemen, I am not going to keep you away from today's session and today's discourse. I'm sure Mr. Goel, Garima, sorry to interrupt you. Mr. Goel is here. I can see him. Maybe you didn't see him. Maybe you could invite him. Okay, yes, ma'am. I can see him. So, Mr. Goel, are you there? Yes, so you can hear me? Yes, ma'am.
Okay, so all right. So we would also like to hear from you. Yeah, sure. Respected Sri Amit Parekh, our head for Agri and Startups Forum, Professor Dr. Renu Luthra, Dr. Archana Srivastava, Dr. Garima Srivastava, Sri Harjinder Singh Rajwaji, our Vice President for chapter, UP State chapter, Srimati Lata Singh, Sri Bhagwan Das, Dinesh Sajwan ji, our esteemed officer for MSME and Startup Forum. I forget one name, respected Sri Niranjan Jain ji from Ahmedabad. Namaskar, sir. Am I audible? Yes, you're very much audible, sir. Yeah. I will take 5 minutes from respected Amit sir's time. This subject is very close to my heart as I belong to the same industry. Sir will speak a lot from for his favorite subject, farm to fork. I am director at Krishi Utpad Bhandar Sansthan. I would like to share my real experiences which I have faced and which I witnessed with the farmers. There's a lot of gap the farmers produce and what we are getting at our homes. There's a lot of infrastructure facility lack, and the government is working a lot toward fulfilling that gap. At warehouses, we store the food grains from the farmers, but when they sell the produce to the markets, like in mandis or to the retail chains, they are not getting the best price. So what the entrepreneurs or the students which want to become entrepreneurs in the food and agricultural sector, they must thought of the farmers to uplift the farmers, and our vision of PM Modi ji to uplift the farmer income, and they must thought how to increase the income of farmers and directly deliver the good of farmers to the end consumers, and how to minimize the gap and the food waste. A lot of waste, around 25% food produce is waste as on date. We need large scale infrastructure like cold store, warehouses and everything, so that the food we produce today, say in the month of, we are sitting in October, that can be used in the month of January or February, that will minimize the wastage. I can say by removing the gaps and by removing the medium persons, we will increase the income of the farmers manifold. The government of India is having many schemes like giving capital subsidy for manufacturing, setup of manufacturing units, warehouses, stores. They are giving interest subsidy. They are building a lot of infrastructure like farmer produce organizations. In UP recently, the government has associated one government officer with every farmer produce organizer. In the COVID time, we have seen a lot of disturbance everywhere. In the COVID time, we have come to know about the organic produce. This is the time we have to think and we have to talk about the organic produce, and we have to increase the production of organic produce and help the farmers to take that to our household. So I urge all the students and to be entrepreneurs to take part in the nation building by helping the farmers. And हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कृषि प्रधान देश का, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसको हम लोग आगे लेके जाएं। और यही मैं आप सबसे एक जो है विनती करता हूं, और मुझे आशा है कि जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे वो अमित जी भाई पारिक के सर के उसको सुनकर जो है प्रेजेंटेशन को देख के इस सेक्टर से जुड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद सचिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सचिन गोयल, प्रेसिडेंट एमएसएमई एंड स्टार्टअप फोरम यूपी। बिल्कुल भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिल्कुल हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू। हम निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको आगे लेके जाएंगे। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर
guest of the day, Mr. Amit Parekh to start his session, sir, and the dais is all yours. Thank you, ma'am. So, thank you, गरिमा जी, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे वो सही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक वॉलंटियर हूँ और भारत माता का संतान हूँ और जो भी कर रहा हूँ स्वयं सेवा के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मैं मेरी बात को शुरू करता हूँ उसके पहले मैं भारत माता को प्रणाम और वंदन करना चाहता हूँ। हम सब लोग भारत माता के संतान हैं और उनकी कृपा से ही यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं। आई एम थैंकफुल टू 2 डिग्निटरीज। मैं हर वक्त मेरी टॉक की जो शुरुआत करता हूँ इसमें मैं फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लाता हूँ। तो जेपी बिजनेस स्कूल के जो फाउंडर है उनका मैं अभिवादन करूंगा और ग्रेटिट्यूड रखूंगा, और हमारे एमएसएमई स्टार्टअप फोरम भारत के जो फाउंडर है डॉक्टर मनोज कुमार साहब, विद डीप ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये दोनों का जो विजन है और उन्होंने जो फाउंडेशन किया है उसके हिसाब से आज लोग हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो रिस्पेक्टेड मैडम रेनू जी, अर्चना जी, गरिमा जी, मैं जब आप तीनों को साथ में देखा तो मुझे लगा कि त्रिशक्ति यहाँ पे हाजिर है। तो जरूर आज ये जो बात है उसको बहुत आगे जाना है, वो पक्की बात हो गई है। जब माता जी की कृपा होती है तो बात को आगे पक्का ही जाना है। तो ये और मैं अभिवादन करूंगा हमारे सचिन जी का। मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वी आर ए टीम, बेसिकली हम सब लोग वॉलंटियर्स हैं। अलग अलग डेजिग्नेशन होना अपने आप में जरूरी होता है। मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। सो आई लास्ट ओवर टू द प्रेजेंटेशन। तो आज का जो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी इन एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूं। हमारे ऑनरेबल पीएम जो यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत मीनिंगफुल टॉक करते हैं, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आया पिछले 5 साल पहले। वी ड्रीम ऑफ इंडिया एज अ वाइब्रेंट नेशन वेयर एवरी यूथ इज एम्पावर्ड थ्रू स्किल ट्रेनिंग, every youth is employable and every youth is an active partner in our nation's progress। आज मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि ऑनरेबल पीएम ने अभी 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो 4 स्लोगन है वो आज मुझे यहाँ 2 एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से सही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम जो आगे काम करने के लिए जाएंगे इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है द सक्सेस एमएसएमई एंड स्टार्टअप, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा ऑल द ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन्स का और ऑर्गेनाइजर्स का कि बहुत मीनिंगफुल टॉपिक ये रखा है। ये एक टॉपिक में आप समझ लो कि जितना भी कहना है वो कह सकते हैं और जितना भी अमल में लाना वो ला सकते हैं। मैंने जब अबाउट द प्रोग्राम पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि बहुत सोच समझ के ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। मैं समझता हूँ कि यूथ को एम्प्लॉयबल करना चाहिए। इसमें और एक आगे बात बताई कि यूथ को आप एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि अगर यूथ ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो वो ज्यादा लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो एक जॉब देने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं सीधा अभी मुद्दे पे आऊंगा। मैंने जो मेरा प्रेजेंटेशन बनाया है इसमें थोड़ी बहुत स्लाइड्स रखा है। मैं इसको थोड़ा दिल से मेरी बात बताऊंगा, बाद में हम इसका थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे और क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल लोकतंत्र देश है। देयर आर 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 139 करोड़ है। और जो यूथ पॉपुलेशन है विच इज नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि 65% इज बिलो 35, जो स्टेटिस्टिक मेरे पास है वो विच इज 46 करोड़। तो कोई भी मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ा स्टेट वाइज पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स बनाया है।
तो आप लोग जो स्टेट से है, मैं समझता हूं कि आपकी कॉलेज का जो रेपुटेशन है, तो वहाँ पे हर एक स्टेट से वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, तो वो अपने स्टेट्स का कोरिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देयर आर 23 करोड़ पीपल, जो संभावना है। महाराष्ट्र में 12.44 है, बिहार में 12 करोड़ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है वो पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। लोग ऐसा बता रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें वो ऐसे देखना चाहिए कि ये पॉपुलेशन ही एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकती है। और यूथ जो है, आई मीन हमारे ऑनरेबल पीएम हर वक्त यूथ की बात करते रहते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इसमें ड्राइविंग फोर्स अगले सालों में यूथ ही रहेगा। हम सब जानते हैं, जैसे यूरोप में है, यूएसए में यूथ का नंबर घट रहा है, यहाँ पे इंडिया में ये बढ़ रहा है। तो कोई भी सेक्टर, और इसमें खास करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। ये मैंने कुछ डाउनलोड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन किस तरह हर एक अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं समझता हूं कि 45 मिनट्स में पूरा एक सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है, इसको नैरेट करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर भी मैंने कुछ ऐसा प्रयत्न किया है कि आपको ओवरऑल ख्याल आए कि इंडिया में एग्रो एंड फूड सेक्टर में क्या हो सकता है। जितने भी इंडिया में क्रॉप है वो सब मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। तो ये आई विश के ये पूरा जो पीपीटी है मैं आपको बाद में शेयर करूं, जिससे आपके पास ये परमानेंट डेटा रहे और आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो इंडिया में जो क्रॉप है वो पल्स और बीन्स में मैंने कैटेगराइज किया है, ऑयल सीड्स है, स्पाइस सीड्स है, और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है। तो वी आर ब्लेस्ड, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि हमारे वहाँ जितनी वैरायटी ऑफ ये सब क्रॉप्स है, ऐसा बहुत कम जगह पे है। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आज का पूरा जो टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन आप सब लोग यहाँ पे बीबीए स्टूडेंट्स है, एमबीए स्टूडेंट्स है, अपना कैरियर आगे जाके आप लोग शायद जॉब में करेंगे या कुछ इंडस्ट्रीज करेंगे। इसीलिए जो आप सबको जो बहुत इजीली अवेलेबल है और कर सकते हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो इसीलिए मैंने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आज यहाँ पे कम इंपोर्टेंस दिया है और फूड प्रोसेसिंग में मैं ज्यादा बात करूंगा। तो ये जो एक डायग्राम है, इससे आप समझ पाएंगे कि इंडिया इज द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव 1.30 बिलियन पीपल, जो बहुत बड़े कंज्यूमर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 100% एफडीआई इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इससे हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वन ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमारे ऑनरेबल पीएम जो बहुत बड़े विजनरी है, उन्होंने 4 साल पहले जीएसटी लाया है। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी स्टेट में कहीं पे भी फूड प्रोडक्शन करो तो आप पूरे इंडिया में इसको एक ही टैक्स के द्वारा बेच सकते हैं। तो अभी मान लो कि नोएडा में या यूपी में कहीं पे भी अगर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी कर रहा है तो उसके लिए पूरा इंडिया एक मार्केट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी संभावना खुल गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ग्लोबली वी आर रैंक्ड 2 इन द फूड प्रोडक्शन एंड रैंक्ड 1 इन द सेवरल एग्री कमोडिटीज। तो इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर द प्रोडक्शन एंड अ बिग मार्केट फॉर द कंजप्शन। अब सेक्टर्स, इसको कैसे डिफाइन किया जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बहुत जनरलाइज टर्मिनोलॉजी है, तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप एमबी हो जाएंगे या बीबीए हो जाएंगे और जब आपको जॉब करना है तो यू शुड बी क्लियर कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में दीज आर द सेक्टर्स, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है या आप इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोसेसिंग जो बहुत बड़ी एक अपने आप में स्कोप है, एडिबल ऑयल एंड फैट प्रोसेसिंग, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, मरीन प्रोसेसिंग, सुगर एंड कंडेंसरी प्रोसेसिंग, कंज्यूमर गुड्स प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग। तो आप मेरे ख्याल से आप अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं, आपको अपने स्टेट में जो भी ज्यादा स्ट्रेंथ है, आप पढ़ के शायद अपने स्टेट में जाएंगे या यहाँ पे जॉब करेंगे,
तो आपको अपने स्टेट में जो आपकी एक्सपर्टाइज है इसको एक्सप्लोर करना है, और ये सेक्टर आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें आप आगे कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग में ये बहुत अच्छी तरह से बहुत क्लियरली कैटेगराइज किया हुआ है। आपको हर वक्त लगेगा कि फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या करें और कैसे करें। तो जो भी मैंने बताया था कि दिस आर द सेक्टर, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो इसमें देयर आर 3 वेज, 3 प्रोसेस होते हैं, और 3 प्रोसेस से क्या बनता है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड कटिंग होता है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उसको स्लाइस बन सकता है, पल्प बन सकता है और पेस्ट बन सकता है। जैसे मैडम ने बताया था कि वो जब बाहर गई घूमने के लिए तो उन्होंने पाइनएप्पल का देखा कि बहुत सारे पाइनएप्पल बन रहे थे और वेस्ट हो रहे थे। तो यही बात है कि इसमें से आप हो सकता है इसको स्लाइस बनाओ और स्लाइस बना के मार्केट में बेच सकते हो। अभी जो तीसरा है वो टर्सरी प्रोसेसिंग है, जिसमें केचप, जाम, जूस एंड पिकल्स बन सकता है। तो मैडम जो आपने जो समझा था, देखा था कि पाइनएप्पल में वहां पे वेस्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेसिंग के द्वारा अभी नई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, आप उसका जूस बना सकते हैं, जाम बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना फ्रूट और वेजिटेबल सेक्टर में रही है। मिल्क सेक्टर ऐसा है कि इसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है कि ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन इसमें हमें समझना चाहिए कि हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग कर सकते हैं। आजकल आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारी डेयरीज देखी होगी, बहुत छोटी छोटी डेयरीज सब होती है, एंड एवरीबडी इज मेकिंग चीज एंड पनीर, और सबका काम चलता है। ये इतना बड़ा मार्केट है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मिल्क में से इतनी सारी संभावना हो सकती है। तो वी कैन मेक कॉटेज चीज, क्रीम, ड्राई मिल्क बना सकते हैं। थर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग प्रोसेस मिल्क बना सकते हैं, उसको अलग अलग फैट्स बना सकते हैं, योगर्ट बना सकते हैं। हमारे अमूल गुजरात में आप जानते हैं सब, आई एम श्योर कि आप सब लोग अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क पीते होंगे, वहाँ की लोकल डेयरी का भी मिल्क पीते होंगे, आप लोग योगर्ट वहाँ पे खाते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है। आगे जाते हैं, मीट और पोल्ट्री, ये बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट है, इसमें भी बहुत कुछ काम हो सकता है। जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे ये संभावना को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह मरीन प्रोडक्ट में बहुत सारी संभावना है। आजकल जो भी है वो फ्रोजन और चिल्ड प्रोडक्ट मिल रही है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट मिल रही है। ग्रेन्स एंड सीड्स, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे सचिन जी अभी बता रहे थे, इसमें बहुत सारी संभावना है। और हमारे फार्मर्स जो काम करते हैं इसमें, अगर ये ग्रेन और सीड को अगर सही तरीके से सीडिंग और ग्रेडिंग किया जाए तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि ABC 3 क्वालिटी के प्रोडक्ट बाहर आते हैं। अभी क्या होता है कि मान लो कि फार्मर्स जो भी चीज लेके आते हैं वो सब चीज जब ट्रेडिंग को बेचते हैं तो उसमें वो अलग नहीं करते क्वालिटी वाइज। तो अगर इसको सही टेक्नोलॉजी से अलग किया जाए तो वी हैव 3 क्वालिटीज। अभी क्या हो रहा है कि ए क्वालिटी के गेहूं बी क्वालिटी में जा रहे हैं, तो फार्मर्स को जो पैसा मिलना चाहिए ए क्वालिटी का वो उनको मिल नहीं रहा है, और ए क्वालिटी का जो सुपर जो गेहूं है या राइस जो भी ले लो, जो सही तरीके से उसको एक्सपोर्ट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ये सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है। आप फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग में इसको फ्लोर कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं, और थर्ड प्रोसेसिंग में इसमें बिस्किट बन सकती है, नूडल्स, फ्लेक्स, केक्स, सेवरी, बहुत कुछ संभावनाओं आजकल निकल रही है। हम अगर याद करो तो 10 साल पहले बेकरी इंडस्ट्री कहीं पे थी नहीं। आई एम श्योर कि अभी हर एक हम बोल सकते हैं देसी भाषा में कि हर एक गली, हर एक नुक्कड़ के कोने पे बेकरी हो गई है। तो ये सब वैल्यू एडिशन से फाइनली फायदा किसको होगा? तो हमारे खेडूत को होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये इतना बड़ा सेगमेंट है कि आप जब पढ़ के मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स है, BBA है, MBA है, आप सब लोग अगर कहीं ना कहीं किसी भी तरह ये प्रोडक्ट को समझे और इसके मार्केटिंग में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रयत्न करेंगे तो आई एम श्योर कि इसमें आपको और नए मार्केट मिल सकते हैं। बेवरेजेस के बारे में क्या कहना? बेवरेजेस हम सब लोग हर एक कोई ना कोई फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आजकल जो बहुत चलता है वो फ्लेवर टी की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग
पूरे कोविड में हमने जो लिया है, हर्बल टी की बात कर रहा हूँ, फ्लेवर्ड कॉफी बहुत चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट, समय थोड़ा कम है इसीलिए मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन आंसर में इसको थोड़ा और ले सकते हैं, या आई विल शेयर दिस पीपीटी टू द अथॉरिटीज, और आप जब चाहे इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग एमबीए के स्टूडेंट्स से आप जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम कोई भी काम करते हैं तो इसमें ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए कि हम कोई भी काम करते हैं इसमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता ही है। तो वो रिस्क अगर पहले से समझ लेंगे, आप बीबीए करो, एमबीए करो, बाद में जब जॉब करेंगे तो जॉब में भी रिस्क रहेगा, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी रिस्क रहेगा, तो आपको ये सेक्टर का स्वॉट एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जाते हैं कि स्ट्रेंथ। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूज डोमेस्टिक कंजप्शन। इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंडिया में बहुत हो रही है, लेकिन मैं इसको एक स्ट्रेंथ मानता हूं। तो हमारा एक कंजप्शन बहुत बड़ा इसमें हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कंजप्शन है, डिमांड है तो सप्लाई भी होना चाहिए। तो सप्लाई में जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन बेस है रॉ मटेरियल का। पहले की स्लाइड में जैसे मैंने बताया कि वी हैव वेरीड क्रॉप, तो जितनी भी डिमांड है वो किसी भी तरह हम सप्लाई कर सकते हैं। इंडिया जैसे एग्री इकोनॉमी है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो सप्लाई में कोई चिंता है नहीं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्रॉप की जो यील्ड है वो भी बढ़ती रही है। तो आपको ये हर वक्त जब आप कोई बिजनेस करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज आपका कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो या कितना भी अच्छा आपका सर्विसेज हो, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक्टर में ये पक्की बात है कि आप जब चाहो, जितना भी चाहो, आपको रॉ मटेरियल अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, हमारे वहाँ बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसिंग एक्टिविटी हो रही है, वेरिड प्रोसेसिंग। मैंने पिछली स्लाइड में जैसे समझाया, तो वी हैव चॉइस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसिंग। हमारी जिस तरह से कैपेसिटी है उस तरह से हम लोग अलग अलग प्रोसेसिंग कैपेसिटी में जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि मिल्क प्रोसेसिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, वो टास्क पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर कर रहा है, तो एज ए इंडिविजुअल शायद हम लोग इसमें नहीं जाए, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसमें हम बहुत शुरुआत से ये काम कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्केल। जो वीकनेस है ये हमें समझनी चाहिए। वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन वीकनेस को ध्यान में रखेंगे तो हम वीकनेस को ओवरकम कर पाएंगे। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो जो इंफ्रा फैसिलिटीज है वो यहाँ पे अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो हो सकता है कि आप कोई छोटे से गांव से हो या कोई डिस्ट्रिक्ट से हो, तो ये सब समझने के बाद आप कोई काम शुरू करें तो आपको लॉजिस्टिक सबसे पहले देखना है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाए। हो सकता है कि आप यूपी के कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आए हो और आप चलो आज मेरी बात को समझ के कुछ बनाना शुरू करें, तो आपको लॉजिस्टिक बहुत अच्छी तरह से समझना है। इंडिया में लॉजिस्टिक बहुत अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, लेकिन इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं काम हम जो चाहते हैं वो स्पीड में नहीं होता है। हर एक तंत्र की एक मर्यादा होती है, तो ये मर्यादा को आपको ख्याल में रखना है। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटे स्केल से करें और धीरे धीरे इसमें आप एक एक्सपीरियंस लें और धीरे धीरे इसको स्केल अप करें। आप किसी भी तरह बोरोइंग ज्यादा लेके बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके कुछ करें तो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी इंडिया में महंगी है। तो आप चाहे कुछ भी करना चाहे तो बहुत स्लो स्टडी वे पे आपको जाना है। यहाँ पे जो अभी मैं ये स्लाइड पुराना है तो इसमें मैं इतना सहमत नहीं हूँ क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में। इंडिया में अभी ये जो पैरामीटर्स है थैंक्स टू मल्टीनेशनल, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। अभी रिटेल में भी आप सब जानते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स आ गई है और उनमें कुछ भी सप्लाई करना है तो हमें
वो लोग, उनके क्वालिटी पैरामीटर्स इतने सारे हैं कि वो हमें मैच करने ही पड़ेंगे, और हम लोग सब वो मैच करके वहां पे सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमारे वहाँ क्वालिटी की हम बोल सकते हैं बिल्कुल सभानता आ गई है। अभी वो मामला नहीं रहा कि इंडियन, जब मैं एक्सपोर्ट करता था, सालों से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो हर वक्त हमारे बारे में ऐसा बताते थे कि हम भारतीय क्वालिटी के मामले में हम लोग इतना अवेयर नहीं है, इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन आज मैं गौरव से कह रहा हूँ कि इंडिया की जो एग्रो प्रोड्यूसेस है और जो फूड प्रोडक्ट है, वो पूरे इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में जा रही है। मेरी जो कंपनी है, मेरे पास कुछ 15 क्लाइंट है और सब लोग फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम वर्ल्ड के कुछ 20 कंट्री में इसको बेच रहे हैं। और मैं बहुत गौरव से बोल रहा हूं कि हम जो लोग भी कर रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सब इंडियन एथिकल फूड प्रोडक्ट है। मैं आज आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप जब भी कोई भी काम करो तो आपका विजन ये रखो कि मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है और इंडिया में रेवेन्यू लाना है। एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू होता है इंडिया में लाना है, तभी जाके इंडिया आगे बढ़ेगा। और हम हर वक्त चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना कंपटीशन में है, चाइनीज हमें सब जगह पे कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ रहे हैं। बट आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू कि आप अगर फूड प्रोडक्ट में जाएंगे और अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो चाइना कहीं पे नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहता हूँ टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू। मेरे क्लाइंट है, वो हम जिसको पानी पूरी बोलते हैं गुजराती में और आप हिंदी में गोलगप्पा बोलते हैं, वो हम लोग 20 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं अभी। और आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, हम चाइना भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोरिया एक्सपोर्ट करते हैं। उनके लिए वो गोलगप्पा नहीं है, उनके लिए वो एक कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड भरा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फूड प्रोडक्ट में बहुत सारी संभावना है। आप बीबीए में है, एमबीए में, एक अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, एक मार्केट सर्वे कीजिए, इसमें से कुछ ढूंढिए। हम जैसे सीनियर लोग आपके साथ हैं, पूरा फोरम आपके साथ है। हमारे फोरम में इतने सारे एक्सपर्ट है कि आपको कभी ना कभी कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो वी आर ऑलवेज विथ यू, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप एक मिशन रखिए कि आपने जो पढ़ा है, आपके कॉलेज से आपको जो इनपुट मिल रहा है, और खास करके आपके जो मैडम रेनू जी है, वो इतने एंथुजियास्टिक है कि वो आपको मोटिवेट करती रहेंगी। तो एक ऐसा मिशन रखो कि हम लोग कुछ बनाएंगे या कोई बनाता है तो इसको एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करेंगे। फिर जब तक हमारे इंडिया की प्रोडक्ट डोमेस्टिक कंजप्शन के बाद अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तब जाके बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो फार्मर्स है, सचिन भैया ने जैसे बताया, हमारे ऑनरेबल पीएम का जो कहना है कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, वो डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स वो कोई गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं होने वाली है, हम सबको इसमें जुटना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे क्लाइंट है जो मस्टर्ड सॉस बनाते हैं, मस्टर्ड यानी राइडा, ठीक है, जो नॉर्थ में बहुत होता है। अब हम लोग, मेरी जो कंपनी है वो मस्टर्ड सॉस एक्सपोर्ट करती है। तो फाइनली हमारे खेडूत का राइडा पेस्ट फॉर्म में एक्सपोर्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे क्लाइंट ने ए क्वालिटी का, ए ग्रेड का मस्टर्ड खरीदा, खेडूत को एक अच्छा भाव मिला और वो मस्टर्ड को वैल्यू एडिशन किया और इसको एक्सपोर्ट किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा हमारी एग्रो प्रोड्यूस का और हमारी फूड प्रोडक्ट का, तब तक खेडूत को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो मैन्युफैक्चरर को खेडूत के पास से सबसे बढ़िया क्वालिटी का मस्टर्ड लेना ही पड़ेगा, तो हमारे खेडूत को एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो भी काम करें एग्रो में, उसमें ये ध्यान में रखें कि आपको वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो इनडायरेक्टली हमारे ऑनरेबल पीएम का जो एक मंत्र है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, वो किसी भी तरह फुलफिल होगा, वीकनेस में आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक जो तकलीफ है कि अभी मैं मानता हूं कि हमारे पास सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स बहुत है, लेकिन हमारे पास अभी डेटा भी है। अगर आप डेटा में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा क्रॉप कौन से महीने में कितना आता है। तो आपको जब रॉ मटेरियल का एश्योरेंस करना है
तो आप डेटा को अगर समझ लेंगे तो आप वो कर पाएंगे। लो पैकेजिंग एस्थेटिक, ये पुराना स्लाइड है, मैंने गूगल से ही लिया है, तो ये बात को मैं ही नहीं मानूंगा। हम सब लोग मानते हैं कि भी इंडिया में जो भी फूड प्रोडक्ट बन रही है, इसमें जो पैकेजिंग है वो दैट इज एट पार विद द वर्ल्ड। मैं ऐसा दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम लोग सालों से जो फॉरेन की जो इंपोर्ट हुई चीज खाते थे, उसमें जो पैकेजिंग है, हमारी भारतीय कंपनी अभी वही लेवल का पैकेजिंग बना रही है। और बाहर की जो मल्टीनेशनल है वो यहाँ इंडिया में पैकेजिंग करवा के बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये हुई वीकनेस की बात। मैं आगे थ्रेट पे जाऊंगा। तो एक जो थ्रेट है, और ये थ्रेट होना ही चाहिए, कि लोग ट्रेडिशनल प्रेफरेंस करते हैं फ्रेश कुक फूड का, और हमें ये बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें इसको थ्रेट नहीं लेना चाहिए। कस्टमर के पास दोनों चीज की ही चॉइस होनी चाहिए, और हर एक के अपने फायदे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थ्रेट नहीं मानता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान में रखना चाहिए जब आप बिजनेस करते हैं, तो ये बात को आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आप जो भी बनाते हैं इसमें कहीं ना कहीं लोकल मैन्युफैक्चरर भी रहेगा, ठीक है। हमारा सप्लाई चेन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, लेकिन इसमें भी जिस तरह से अभी इंडिया में लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, जिस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अलग अलग ऐप आ रहे हैं, सप्लाई चेन की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे अहम बात है, हमें अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे हैं ये सेक्टर को। तो जितने भी इंसेंटिव है, हमारे निरंजन साजी ने ये बात को निरंजन जैन साहब ने ये बात को बहुत अच्छी तरह से कल समझाया होगा, और वो हर वक्त आपके लिए वो अवेलेबल है। जब भी आपको लगे कि गवर्नमेंट के फूड सेक्टर में क्या इंसेंटिव है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक और जो अपॉर्चुनिटी जो बहुत बड़ी दिख रही है कि नाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न फूड। जैसे पहले हम लोग सिर्फ पोटैटो चिप्स खा रहे थे, अभी पास्ता भी आ गया, देयर आर मेनी डिफरेंट सॉसेस आ गए। तो हम ये सब को एक अच्छी तरह से यहाँ बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक और बात जो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, और वुमन जो घर की महिला है, पहले घर में बना रही थी, अभी वो भी जॉब कर रही है। तो रेडी टू यूज फूड आइटम का प्रचार बहुत हो रहा है, और इसका कंजप्शन बहुत हो रहा है। तो दिस आर द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सेक्टर। अब एडवांटेज, ये सब बात वही है, मैं फिर से वेरी क्विकली बता दूं कि ये मैंने जो बताया एडवांटेज, तो यही बात ये सर्कल में पूरा लिखा हुआ है। तो लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड वी आर, हमारा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है। हमारे वहाँ साइंस में, हमारे वहाँ रिसर्च बहुत हो रहा है। जो नई टैलेंट है वो फूड सेक्टर में बहुत सारा रिसर्च कर रही है, और वो हम सबने देखा है। नाउ वी हैव वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, और जो न्यूट्रासिल बहुत चल रहा है न्यूट्रिशन में, हमने पिछले 2 साल में देखा है कि बेवरेजेस में, फूड में बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट इनोवेशन के द्वारा आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज फूड सेक्टर में हो रहा है। और ये सब पॉइंट बहुत कॉमन है, मैं बहुत क्विकली जाऊंगा। हाँ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है कि हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसमें 50% हम लोग फूड आइटम के पीछे खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है कि हमारे घर में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ खाने पीने का होता ही है, और हम भारतीय खाने पीने के मामले में तो बहुत आगे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी संभावना फूड सेक्टर में उभर के आई है। नेक्स्ट, ये स्टैटिस्टिक हम खास करके यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कोई बिजनेस शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 100 से ज्यादा यूथ है, तो आप जो भी काम करेंगे, आप BBA हो जाएंगे, MBA हो जाएंगे, बाद में शायद आप जॉब करेंगे या अपना खुद का कुछ काम करेंगे। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसका स्टेक 33% है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शुरुआत में ये सेक्टर में काम करना है। तो आप कभी ऐसा मत मानिए कि मल्टीनेशनल कंपनी है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी का कंपटीशन, हाउ कैन वी डू दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
स्टैटिस्टिक ऐसा बता रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है, और वो रहने वाला है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो, दैट इज 42%। आप लोग जब पढ़े लिखे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनस्किल लोग हैं जो गांव से आते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप इसको एक अच्छी संभावना के हिसाब से ले सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाइए, उनका स्किल डेवलपमेंट कीजिए, उनको एम्पावर कीजिए और इसको उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ी शक्यता हो रही है जिसमें आपका योगदान रहेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो हम सब जानते हैं कि देयर आर मेनी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है जो फूड सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग इज सिंपली ए मेथड बाय विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो मैंने पिछले 30 मिनट से आपको बता रहा हूं कि जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए फॉर द कंजप्शन। ये बस सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने बताया है। तो कहने का मतलब वही है कि ये बहुत बड़े संभावना वाला सेक्टर है। जब आप पास आउट होके बाहर निकलेंगे तो आपके पास बहुत सारी चॉइस रहेगी। इंडिया में जो कोर सेक्टर है, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मा है, फार्मा में बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन कभी ना कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इस तरह के सेक्टर से, और कभी एग्रो और फूड सेक्टर को हम सीरियसली देखते नहीं है। तो आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन का उसका एक महत्व, एक इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आज से आप लोग ये सेक्टर को थोड़ा सीरियसली देखें और ये सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, इसको एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट। एक मार्केट स्टैटिस्टिक ऐसा है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो 2025-26 में $535 बिलियन में पहुंच जाएगा। तो अभी 2021 चल रहा है, आप लोग 1 या 2 साल में MBA होने वाले हैं, तो आपके पास 4 और 5 साल है। तो आप, ये मेरा एक हम्बल सजेशन है कि अगर आप जॉब करें या कुछ बिजनेस करना चाहे तो ये जो फिगर है, जो एक ऑथेंटिक फिगर है, इसको ध्यान में रख के अपना कैरियर बनाए। तो जॉब की बात हो रही है, कुछ 9 मिलियन जॉब 2024 तक इसमें जनरेट होने वाली है। तो आई एम श्योर, मैं मानता हूं कि आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो इसको ये सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। 2030 में इंडिया एनुअल हाउस होल्ड कंजप्शन वो बहुत बढ़ने वाला है, और ये फिगर्स ऐसी बता रही है कि दैट इज द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में कंजप्शन डेली बेसिस पे बढ़ने वाला ही है। अगर हम सब लोग हमारी फूड कंजप्शन का अगर थोड़ा स्टडी करें तो पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हमने कितने वैरायटी ऑफ फूड ट्राई किए हैं, तो यही बताता है कि कंजप्शन में इंडिया आगे निकलने वाला है। अब ये सब जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं दिख रहा हूं और जो आपके लिए जॉब के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर के बाहर आ रहा है, वो रिटेल सेक्टर है। तो फूड सेक्टर में जिस तरह से लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, जिस तरफ से इसमें IoT और ऐप बेस्ड बिजनेस बढ़ रहे हैं, रिटेल सेक्टर का बहुत बड़ा ग्रोथ है। पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि सब फूड प्रोडक्ट हमको 1 क्लिक मोबाइल में एक क्लिक किया और हमारे घर पे आ गया, हमने कभी सोचा नहीं था। तो इससे खास करके रिटेल सेक्टर में फूड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। MSMEs, हमारे फोरम का नाम ही MSME एंड स्टार्टअप फोरम है। MSMEs का बहुत बड़ा रोल फूड सेक्टर में हो रहा है, और इसमें स्टार्टअप जो इनोवेशन ज्यादा करते हैं उनका रोल बढ़ रहा है, और MSME और स्टार्टअप उनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इसलिए पिछले 2-3 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडिया में पैकेज फूड, हेल्दी एंड इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक्स, ये कोविड के बाद हम लोग 2 एरा में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं ऑन लाइटर नोट कि 2 साल पहले जो था उसको BC बोलते हैं, बिफोर कोविड, और अभी जो चल रहा है वो आफ्टर कोविड का दौर चल रहा है। भगवान करे अभी वो आफ्टर कोविड ही रहे,
क्योंकि हम सब मानते हैं कि कोविड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक्स एक बहुत बड़ी संभावना है। इसमें बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं और आई हम्बली सजेस्ट टू द ऑल द अथॉरिटी ऑफ द कॉलेज के इसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन कराए है और इसमें कुछ नई प्रोडक्ट बाहर आए जिससे भारत की जनता को लाभ मिल सकता है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि हम पहले बहुत लूज पैकेजिंग, तो वह बहुत लूज था। जैसे मैडम ने बताया कि पाइनएप्पल कटिंग में नहीं हो रहा था, तो अभी पाइनएप्पल स्लाइस हमें एयर टाइट डब्बे में मिल रहा है, अच्छी बैग में मिल रहा है, जाम में मिल रहा है। तो ये सब पिछले 10 सालों में बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है, इसमें ये सेक्टर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सेक्टर इसमें लीड करने वाला है, क्योंकि ये एक ही बात हो रही कि भारत खेती प्रधान देश है, हमारे वहाँ अभी टेक्नोलॉजी अच्छी मिल रही है और खास करके मुझे जो उम्मीद है वो भारत के जो युवा है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसको आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट। चाहे कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाए, कितना भी अच्छा डिमांड हो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट साथ में नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये बात की खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सेक्टर को सबसे ऊपर रखा है। तो बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, जिसमें 18 मेगा फूड पार्क आ रहे हैं, 134 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये सेक्टर में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस निकाले हैं। तो जब गवर्नमेंट का साथ है, तो जब पैसे की बात आती है, तो गवर्नमेंट जब साथ में है तो हमें एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा आगे सब प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट। आज का मेरा विषय जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 टॉपिक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन आप लोग नोएडा में हैं, मेट्रो में रह रहे हैं और फूड सेक्टर से ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए मैंने मेरा विषय को, थोड़ा समय की भी मर्यादा है, तो मैंने मेरा विषय को ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ओर रखा। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फूड सेक्टर। बात दोनों एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। और जैसे इसमें लिखा है कि लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया लैंड कैन बी कल्टिवेटेड एंड रैंक सेकंड इन द फार्म आउटपुट इन द होल वर्ल्ड। अब होता क्या है, हम सब लोग, जैसे आप सब लोग, मैं यूथ से बात कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे 100+ यूथ है, वो हो सकता है छोटे से गांव से यहाँ पे आए हो, यहाँ के रहने वाले हो, लेकिन हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो रूरल इंडिया है, हम जिसको गुजराती में जगत का ताज बोलते हैं, द फादर ऑफ यूनिवर्स, खेडूत, फार्मर्स, इनको हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो ये स्लाइड मैंने इसीलिए रखा है कि हमें जो हमारे पास फिगर्स है, जब इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट फार्म प्रोड्यूसर, तो हमें फार्मर्स को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ये मेरी आप सबको एक हम्बल सजेशन है कि अगर आप किसी भी तरह गांव से जुड़े हैं तो जाके गांव में फार्मर्स को मिले। आपको ये समझना चाहिए कि आप डेली में जो भी खा रहे हैं, वो कोई एक बंदा बैठा है गांव में, जिसको हम लोग फार्मर्स बोलते हैं, हम गुजराती में खेडूत बोलते हैं, उनकी देन है। वी हैव डीप ग्रेटिट्यूड फॉर दिस कम्युनिटी। और मैं दुख के साथ बता रहा हूं कि ये जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कि आपने हो सकता है अभी पिछले 2-3 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट किया हो, तो कभी आपने सोचा कि मैं फार्मर्स के जो प्रोड्यूसर्स है, फार्मर्स के वो जो मेथड से फार्मिंग कर रहा है, उसमें कुछ किया है आपने? तो मेरे ख्याल से जवाब ना आएगा कि किसी ने वहां तक देखा नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी बना है। मैंने इसके लिए जो एक इनिशिएटिव जो मैडम ने इसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर दैट मैडम, कि फार्म टू फॉर्क, दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू चेन।
ये वैल्यू चेन को अगर स्ट्रेंथन करना है तो हमें भारत के युवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी करें, लाइफ टाइम करें, आज एक शपथ ले, आज एक प्लेज ले कि आप अपना जो भी आपके पास स्किल है वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए निकालेंगे। और अगर ये हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल पीएम का जो सपना है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, इसमें युवाओं के द्वारा जो एक टेक्नोलॉजी मिलेगी, युवाओं के द्वारा एक जो मैनेजमेंट स्किल मिलेगी फार्मर्स को, इससे ये सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी यूथ बैठे हैं इसमें हो सकता है बहुत सारे यूथ के पिताजी या उनके फैमिली में फार्मिंग हो रहा हो। तो जब तक भारत का युवान जो गांव छोड़ के यहाँ पे शहर में आया है, अगर वो गौरव से नहीं कहेगा कि मैं खेडूत का बेटा हूं और मैं वापस खेती में जाने वाला हूं, तब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन नहीं बनने वाली है। तो किसी भी तरह खेती को हमें एम्पावर करना है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आज मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, दैट इज अ कोल्ड चेन। इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस है और जो हम तक पहुंचती है, इसमें सबसे बड़ा रोल है वो कोल्ड चेन का है। कोल्ड चेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंडिया में टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है और इसमें अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एफोर्डेबल हो रही है। जैसे सचिन जी ने बताया कि अभी एफपीओ आ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। सब एफपीओ साथ में मिलके ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एफोर्डेबल वे में बना रही है। तो ये विषय को कभी मौका मिलने पर फिर से इन पर्सन बात करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट 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 बैक बैक। ये स्लाइड में सबसे बड़ी बात है मैडम, मैं आई रिक्वेस्ट टू ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द कॉलेज कि मैंने अभी आपका स्ट्रक्चर पूरा समझा नहीं है कि आप लोग एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में कितना क्या कर रही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मैंने इसमें पीछे लिखा है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो रेप्यूटेड कॉलेज है इसमें कुछ भी स्किल डेवलपमेंट करना हो तो हमारे फोरम का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि अगर एक स्टेट में, जैसे आप सब जान रहे हैं कि हमारा 28 से स्टेट में हमारा प्रेजेंस है, तो गुजरात में जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी स्किल डेवलपमेंट हो रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट बॉडी और एजुकेशन बॉडी हम लोग वहां पे ला सकते हैं। तो एक मेरा नम्र सुझाव है कि आप लोग स्किल डेवलपमेंट में फूड सेक्टर में ज्यादा ध्यान दें। हाँ, ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 8-10 साल में टेक्नोलॉजी ने क्या किया वो मैंने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। जैसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन हो रहा था, अभी इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक आ रही है। ये पूरा स्लाइड अभी पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि 4 बजने को है, अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि पिछले 10 साल में बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है जिससे ये सेक्टर आगे जा रहा है। और अगले 10 साल में मुझे लग रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, भारत की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, देश का युवा जिस तरह से इनोवेशन कर रहा है, और खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से इनोवेशंस को प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो अगले 10 साल में इतना आगे बढ़ने वाली है कि मुझे ये सेक्टर का इससे भी आगे स्कोप दिख रहा है। स्टार्टअप इज वेरी वेल नोन टर्मिनोलॉजी नाउअडेज। हम आज एग्री सेक्टर की बहुत बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एग्री स्टार्टअप, मैं आज ये स्लाइड इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो भी इनोवेटर्स है, जो भी ग्रेजुएट है, जो मास्टर्स कर रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि जितने भी स्टार्टअप है वो पिछले 5 या 6 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए
और उनके लिए एक ही सेक्टर था, वो था एग्रो सेक्टर। तो एग्रो सेक्टर को उन्होंने एक पोटेंशियल के हिसाब से देखा और आज वो लोग सब मिलियन मिलियन डॉलर कंपनी बन गए हैं। निंजा कार्ट है, वेरी वेल नोन नेम, वे कूल है। आई हम्बली सजेस्ट के आप ये सब के बारे में ज्यादा आराम से पढ़े, समझे और इंस्पायर हो जाए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कोई ना कोई ये स्टार्टअप बनाए और मेरी शुभकामना है वो भी इन स्टार्टअप के जैसे आगे आए। एग्रो स्टार वेरी वेल नोन स्टार्टअप, वो पुणे बेस्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डे हार्ट है, और आगे बीजक करके है, और EM3 एग्री सर्विसेज है। तो मेरा कहने का प्रयत्न ये है, ये टॉपिक को यहाँ धीरे धीरे क्लोज करेंगे, कि ये स्टार्टअप जिसने भी किया पिछले 5 सालों में वो सब आपके जैसे यूथ थे। तो आप कभी ऐसा मत मानिए कि आप यूथ है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकते। आपके पास सबसे बड़ी जो बात है वो है आपकी स्किल। आपके पास इनोवेशंस के आइडिया है, इसको एक्सप्लोर कीजिए। और हम जो सीनियर लोग हैं, जैसे सचिन जी ने बताया कि MSME स्टार्टअप फोरम जो है हमारा है, इसमें बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, जो आपका कोई भी आइडिया है इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसको मार्केट प्लेस पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है अपेडा करके। आपको अपेडा का वेबसाइट विजिट करना चाहिए, अपेडा की ऑफिस पे जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कैंपस से थोड़ा बाहर निकले। आई एम श्योर आप बहुत सारी एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन देयर आर मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग, हमें वो ध्यान में नहीं होता। तो अपेडा का विजिट आप देखिए। अपेडा का काम वही है कि इंडिया में जो भी एग्रो प्रोड्यूस है, फूड प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट करने में वो लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे मैडम ने मेरे परिचय में दिया, आई डू इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन इज माय बिजनेस। आई डू B2B मीटिंग्स। और मेरा एक ही प्रयत्न रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है इसको एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करूं। तो मेरी आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि दिल्ली इज अ कैपिटल फॉर द एग्जीबिशंस। आप लोग दिल्ली में है तो नोएडा में है, तो जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं वो आपको अटेंड करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू गेट द नॉलेज। वहां पे जितने लोग खड़े हैं वो आप समझिए वो अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट लोग वहां पे खड़े हैं। गो देयर, कम्युनिकेट विद देम। इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा, आई गारंटी यू कि ये नॉलेज आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। आपकी कॉलेज आपको एक एकेडमिक नॉलेज देती है, एक वैल्यू सिस्टम देती है और बहुत सारे सपोर्ट देती है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर है वो आपको यहीं से मिलना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, दिल्ली में देयर आर 5 स्टूडेंट्स, पांच स्टूडेंट्स है जिनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। उनका एक ही काम होता है, ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी दे आर विजिटिंग एग्जीबिशंस। तो उनमें इन लोगों का इतना ग्रोथ हुआ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हुई है कि उनको अपने हिसाब से नया जॉब मिल गया। तो आहार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन, जो जब भी दिल्ली में आए इसको एक्सप्लोर कीजिए। फूड टेक करके आ रहा है, फूड टेक है। इंडस एग्जीबिशन इज वेरी वेल नोन एग्जीबिशन। अगर आप लोग दुबई जाना चाहते हो, अब अफोर्डिंग है, तो गल्फ फूड करके एग्जीबिशन है, वो आपको अटेंड करना चाहिए। मैं सब एग्जीबिशंस की स्लाइड्स यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, तो गूगल है 10 इवेंट करके एक ऐप है कि जिसमें आप जाके जितने भी एग्जीबिशंस है उसको अटेंड कर सकते हैं। ये जो एग्जीबिशंस है वो मेरा डिजाइन किया हुआ है। एज अ टीम हम लोग बांग्लादेश में एग्जीबिशंस करते हैं। तो ये मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन टेक्नोलॉजी की बाहर कितनी संभावना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम लोग हर साल यहाँ से 100 कंपनीज को बांग्लादेश ले जाते हैं और वहां पे वो अपना बिजनेस करती है। लास्ट बात, मैं मेरा कम्युनिकेशन PPT क्लोज कर रहा हूं। जैसे आज 2 बहुत बड़े एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम कर रहे हैं। आपकी JP बिजनेस स्कूल है
और हमारा जो फोरम है MSME स्टार्टअप भारत फोरम, तो हम दोनों साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, अर्चना जी, गरिमा जी, मैडम रेणु जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग अगले सालों में एग्री सेक्टर में और फूड सेक्टर में बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। हमें बहुत सारे इंटर्न की जरूरत पड़ेगी, तो हम हमारे सचिन जी है और जो टीम है हमारे यूपी की, वो आपके संपर्क में रहेंगे। और मैंने जो बताया, आज मैं ऐसा मानता हूं कि एक शुरुआत हुई है। हम गुजराती में ऐसा बोलते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं कि आज हमने एक रखा है, बहुत सारे जीरो लगाने हैं। तो इसको बहुत सारे जीरो लगाने के बाद मिलियन, जो यूएस में टर्मिनोलॉजी है, $1 मिलियन या $1 बिलियन काम करना है साथ में मिलके। तो हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टू सपोर्ट द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल पीएम, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। और मैडम, मैं इसको मानता हूं कि ये हमारा प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, PSR है। तो हम लोग कुछ इसमें नया नहीं कर रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हमारे सचिन जी और उनकी टीम वहां पे हर वक्त है। आप जब बुलाएंगे तब हम लोग भी आ जाएंगे और साथ में मिलके काम करना है। नेक्स्ट। तो ये जो मैंने एग्जीबिशन विजुअलाइज किया है, तो इसमें हम जब भी ये मौका मिलेगा तब ये एग्जीबिशन जब करेंगे, तो आपके वहाँ जो स्टूडेंट्स एग्रो एंड फूड सेक्टर में इंटरेस्टेड है, इनको एज ए इंटर्न हम लोग बुलाएंगे। इनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोग दे सकते हैं। तो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है। मैं मेरी हर एक टॉक के बाद पब्लिकली मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूं। तो आज से मेरी जिम्मेदारी हो गई कि आपके जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी आपकी कॉलेज से आपका रेफरेंस लेके बात करेंगे, तो मैं उनको जवाब दूंगा। हो सकता है जवाब देने में थोड़ा टाइम जाए, लेकिन मेरा जवाब उनको, अगर वो मेरा ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे या ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इनके पे कांटेक्ट करेंगे तो जरूर उनको जवाब मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं मैडम कि आज जो प्रयत्न हुआ है, ये प्रयत्न सिर्फ आज एक वेबिनार टॉक के द्वारा खत्म नहीं हो जाना चाहिए। इसको हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक वे में आगे ले जाना है। मैं चाहता हूं कि आज जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है, जो 100+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें से शायद 5 या 10 लोग, एटलीस्ट 10% अगर ये सेक्टर में जाएंगे। और जैसे मैडम ने बताया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म ऑफ रेणु जी, अर्चना जी एंड गरिमा जी, कि अगर मैं मानूंगा ये आज हमारी जो भी टॉक है, और मेरे 2 सीनियर कलीग ने जो टॉक लास्ट दिया, कल एक और भी टॉक आएगी, एक कार्य तब भी संपर्क होगा कि आज जो 100 लोगों ने बात सुना है, इसमें से कोई एक साल के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करेगा और ही कैन बी ए स्पीकर ओवर देयर। तब जाके हमारा ये जो प्रयत्न है वो फुलफिल होगा। ये मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मैं सचिन भैया को शेयर करूंगा, तो उनके द्वारा आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू मिस्टर अमित पारेख। एंड बिल्कुल आपने जो कहा कि हमें से अगर एक भी अटेंडी आगे चल के स्पीकर बनेगा या स्टार्टअप शुरू करेगा, तो असली मायने में ये आज की टॉक सफल होगी। Thank you, Mr. Parekh, for covering the nitty-gritties of the opportunity in agri and food processing sector. The specification of grains and seed, milk, marine products, meat and poultry were very informative. The way you have shared the basic and the grassroots level information regarding the SWOT analysis of food processing, I assure you, sir, many amongst us might be motivated to join the revolution of small-scale sector startup. Before I formally declare the end of the session, I would request all the attendees to please come up and ask the questions, if any. अमित जी नमस्कार। मेरा नाम सुरेश है, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ
JIIT में। और आप कह रहे थे 1 में से 100 आगे बढ़े, तो हम तो चाहते हैं कि 100 में से 100 एंटरप्रेन्योर बने, बिकॉज दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप एरा। सो मेरा एक क्लैरिफिकेशन या नॉलेज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा केस स्टडी हो कि जैसे आपने कहा कि फार्म टू फोर्क, जैसे किसी के पास कुछ लैंड है और उन्होंने एक्सपोर्ट किया एंड इट इज बीइंग से exported to say America, because today the theme is in global market, any global market, not only USA. ऐसा कोई केस स्टडी है ताकि हमें और थोड़ा नहीं, जरूर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मेरी भी शुभकामना है कि जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो 100 है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो 100 है वो आज यहाँ पे मैसेंजर है, वो और 100 लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नंबर तो बढ़ने वाला ही है। आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। फार्म टू फॉर्क के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे गुजरात में आप शायद जानते होंगे केसर कैरी आती है, दैट इज वन वैरायटी ऑफ द मैंगो। ओके। जो यहाँ पे फार्मिंग होती है मैंगो की, और वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। ओके, वन सेकंड, इको आवाज बेटा, इको आवाज, इको। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। आपने शायद कच्छ का नाम सुना होगा, भुज। हाँ सर। 2001 में वहां पे भूकंप आया था, ठीक है, वी ऑल रिमेम्बर दैट अर्थक्वेक। तो देयर आर मैनी एग्रो प्रोड्यूसेस, हम गुजराती में जिसको खारेक बोलते हैं, वो वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होता है। पोमोग्रेनेट होता है, वो इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में एक्सपोर्ट होते हैं। तो फार्म टू फॉर्क इज अ बिग सब्जेक्ट, बहुत सारी वैल्यू एडिशन इसमें होती है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। अब सिंपल एग्जांपल ले लो, पोटैटो ले लो, तो पोटैटो चिप्स बनती है, वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू चेन में, अगर आज का जो टॉपिक है, ये इतनी बड़ी वैल्यू चेन है कि इसमें जो भी यूथ है वो कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके सर, थोड़ा Am I audible, right? ये कि जैसे एक फॉर्मर स्टूडेंट थे हमारे, उनका एक ऑर्चर्ड था ऑरेंजेस का हिमाचल में। तो ये अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो कैसे पता करें कि भाई कहाँ एक्सपोर्ट करना है और इसका प्रोसेस क्या है? Briefly, sir, if you can. जैसे मैंने बताया कि OPEDA is the right body. OPEDA is the right body. अगर OPEDA की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनमें सब डिटेल्स है। जितने भी एग्री प्रोड्यूसर्स हो रहे हैं, भारत सरकार ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। तो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कहाँ पे स्कोप है। बहुत सारी विगत इसमें दी गई है। और अगर उनको और कोई जानकारी चाहिए तो दे कैन ईमेल टू मी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है और मेरा जो डोमेन है वो गुजरात की जो क्रॉप है उसमें है, लेकिन डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ सम एसोसिएट फ्रॉम द फोरम हम इनको जानकारी दे सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Questions? Mr. Parekh, I don't have a question Thank you, because, sir. but I have something to say. अगर आपकी ये स्पीच मैंने अगर आपकी ये स्पीच मैंने 20-25 साल पहले सुनी होती तो शायद मैं आज ये प्रोफेशन ना चूज करती। I would have preferred to become an entrepreneur, that too in the agri sector. Though sometimes I tell myself it's not too late, but then I think it is a little too late for me. But it was so encouraging जो आपने बात की। जी मिस्टर पारेख, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे मैं मेरी पर्सनल बात बताऊं
जो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगी। जी। मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल रहा था, मुझे इंजीनियरिंग की चॉइस थी, मेडिकल की चॉइस थी, तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। तब मैंने उनको ऐसा बताया था कि अब मैं मेडिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक अगर अच्छा एडमिन बन जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा, पूरी हॉस्पिटल चलाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने आप 100 एंटरप्रेन्योर को खड़ा कर सकती है, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। Thank you. Thank you. और मैं That's so चाहता kind हूँ of कि you. तो मैं चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि द एनर्जी, क्योंकि सचिन जी ने ट्राई किया, लेकिन ऐसी ट्राई बहुत जगह पे होता है, लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन हमने बहुत कम जगह पे देखा है। तो वही बताता है कि ये आप अपना जो मिशन है इसको बहुत आगे ले जाने वाली है। With your blessings and God's grace, and of course a lot of support from all of you, we will take this forward. I'm determined to take this forward. ये इसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल जो मैडम। आप लोगों से आज आपने बोला ना, एक रिश्ता बंधा है, एक इवेंट हुआ है, बहुत सारे जीरोस ऐड करने हैं, आपको फिर हमसे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं मैडम, हम चाहते हैं कि हम आपसे पीछा हम नहीं छुड़ाए, हम बिल्कुल साथ में हैं और ये तो करना ही है। यही तो प्रयोजन है फोरम का। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So if there are any further questions, Garima, Archana? I believe, ma'am, there's no question in the chat box. But if anybody would like to ask the question on the platform directly, the person is most welcome. Okay. So I believe, ma'am, there's no further question. क्वेश्चन के बारे में मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, तो दो संभावना है। कहाँ तो ये टॉपिक इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं हुआ, कहाँ मैंने जो बोला मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया। तो मैं ऐसा जस्ट ऑन लाइटर नोट, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आज मुझे ये जो यूथ है, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में इमीडिएट क्वेश्चन नहीं आए, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हर वक्त 1 घंटे में क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, हो सकता है वो कुछ डिफरेंट सोच रहे हो या जो भी है, लेकिन मुझे थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। अगर मुझे एक कमिटमेंट भी मिल जाएगा, जैसे सुरेश जी ने बताया कि 100 लोग करेंगे, वो जब करेंगे तब करेंगे, मैं थोड़ा एक्शन वाला बंदा हूँ। अगर 5 लोग भी आज बोल दे कि हम जो काम करेंगे इसमें हम एग्रो और फूड सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, तो मुझे लगता है आज का जो हम सब लोगों ने एक टाइम जो दिया है वो सफल हो जाएगा। तो फ्रॉम योर साइड, भारत के जो युवान है, ऑनरेबल पीएम को जो बहुत बड़ी उम्मीद है भारत के युवाओं के प्रति, क्योंकि हम हर वक्त जो बता रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में 65% इज बिलो 35, तो अगले जब बता रहे हैं कि इंडिया महासत्ता होने वाली है, तो वो कोई गवर्नमेंट से नहीं होने वाली है, वो यूथ से होने वाली है। तो मैं यूथ से चाहता हूं कि एटलीस्ट थोड़े कमिटमेंट मिल जाए, और मैं जैसे मैंने वादा किया है कि हम हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। ऐसा मत समझिए कि आज अभी ये गूगल मीट खत्म हो गया तो ये मामला यहाँ पे खत्म होने वाला है, राइट? ये तो शुरुआत है, लेकिन कुछ अगर कमिटमेंट मिल जाए तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये बंदे में दम है और वो आगे आने वाला है इसमें। और मैडम मैं मानता हूं, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं कि अभी धीरे धीरे गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संभावना गांव में है। आप समझिए कि कॉर्पोरेट हम सबसे आगे चल रहे हैं, अगर वो लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग में जा रहा है, तो खेडूत का लड़का यहाँ पे क्यों आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात को। जब कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, हाँ, तो आज मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितने देयर आर 70+ यूथ, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग गांव से आए होंगे उसमें। अभी शायद थोड़े कुछ क्लासेस के लिए चले गए हैं। देखो अबाउट आपका लेक्चर सुनने वाले अबाउट 103 105 थे। यस मैम, ग्रेट मैडम। अच्छा, कार्तिक ने मैं ऐसा मानता हूँ कि we have one student, Kartik Bhatt. Good afternoon, respected teachers and my dear sir. Please ask. Yes, Kartik. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम डेयरी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं या
मतलब फार्मिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को सर आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानना था सर। कार्तिक, डेयरी जैसे मैंने बताया टॉपिक, डेयरी एक बहुत बड़ा कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है। आप जैसे जानते हैं हर जगह पे डेयरी नॉर्मली कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होती है। तो मैं समझ सकता हूँ शायद आपका लगाव डेयरी से हो, लेकिन आपको डेयरी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बेवरेजेस में बहुत सारी संभावना है और ये सेक्टर का जैसे मैंने बताया, आप शुरुआत ऐसा बोलते हैं बिजनेस में 1000 दिन आपको टिके रहना है, तो शुरुआत आप लोकल मार्केट से करें और धीरे धीरे आप जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना कि जिसमें एक्सपोर्ट की संभावना हो। मैं हर वक्त बोलता हूं कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो आप जो नियरेस्ट कंट्री है, जैसे मैं बांग्लादेश हर साल जाता हूं, बहुत बड़ी संभावना वहां पे है, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो नियरेस्ट कंट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोप और अमेरिका, वो बहुत बात की बात है। जब आपकी जो आयु है, आपको बहुत स्लो स्टडी जाना है, तो नियरेस्ट कंट्री में जो काम हो सकता है ऐसे शुरुआत करें, लेकिन पहले शुरुआत में आप इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के काम करें। वेरी गुड। मिस्टर पारिक जी, हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फार्मिंग बैकग्राउंड से होते हैं, लॉट्स ऑफ देम। सो आई थिंक आज आपने इनको जागरूक तो किया है, आते हैं पढ़ने, बट कई बार कहते हैं हमें अपने पिताजी की फार्म को देखना है, हमें आगे बढ़ाना है। बट मुझे लगता है आज आपने जो बोला है, इनके जैसे अभी कार्तिक, व्हाट डज योर फैमिली डू? मैम is doing ma'am electric goods sales like ma'am L&T and Havel. Okay, so you are a distributor or perhaps a C&F agent, right? So आपके खून में ब्लड में वो बिजनेस तो है ही है, आप क्यों नहीं कर सकते अपना स्टार्टअप? जरूर करिएगा। Students, I've often Thank you, said, ma'am. he who is afraid to ask is afraid to learn, right? Or no question is irrelevant, no question is silly. As a unit, JBS Business School respects questioning. आपको कभी किसी चीज से बिना भय, बिना डरे हुए आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर आप और कोई पूछना चाहे, मोस्ट वेलकम। We respect questions. Nothing is silly. Don't ever hesitate. Okay? Exactly. I mean, मैडम आपने बिल्कुल सही बताया। मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो सब क्वेश्चन के द्वारा ही हुए हैं। वो शायद दिमाग में आया हो या बाहर निकले हो। तो और बहुत सही बताया, क्वेश्चन कभी सिली नहीं होता, जो मन में आए वो पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि वो अगर आज नहीं निकल पाएंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। जी जी जी। और सही में बोलूं, हर एक क्वेश्चन का हमारे पास जवाब भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछने का आपको जवाब अपने आप मिल जाता है ना। वी आर नॉट दैट एस्टीम लर्नड पीपल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट? परफेक्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी यहाँ पे दो बात शेयर करता हूँ, जो है ये जरूरी नहीं है कि जितने भी बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो फार्मिंग ही करें। फार्मिंग से अलाइड जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हम लोगों ने कई इंक्यूबेशन सेंटर्स में देखे हैं। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे रेन फोरकास्टिंग है, और आपका जो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स है उनको कैसे वाइज यूज करना है। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन स्टार्टअप्स के लिए भी अब जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, वो लोग आगे आए और फूड एंड एग्री सेक्टर में जो है अपने स्टार्टअप को रन करें। तो अमित भाई जैसे कह रहे हैं कि 2-4 आवाज आए, जो है जो हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन आवाजें जो है, ये जो सर का जो टॉपिक रखा था, ये मैंने कहा बहुत ही प्रिय टॉपिक है देश के हिसाब से भी और प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टॉपिक। तो लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है और स्टूडेंट्स को इसके लिए अवश्य ही आगे आना पड़ेगा, जो है। तो मैडम आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप इस सेक्टर के लिए लोगों को मोटिवेट करें, स्टूडेंट्स को जो है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पूरा सपोर्ट है इस सेक्टर के लिए। सचिन जी आपने बिल्कुल सही बताया। मेरा कहने का को कभी इरादा नहीं है कि सब जितने भी युवान हैं वो ज्यादा जाके खुद खेती करे, लेकिन खेती को सपोर्ट करे। वो यहाँ पे आके जो पढ़े हैं, जो किया है, तो वहां जाके खेती के लिए अपने को वहां पे अनस्किल लेबर मिल जाएंगे, लेकिन जो फार्म मैकेनाइजेशन है ना, तो इसका इस्तेमाल करना है।
वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव छोड़ के आ गए तो फिर खत्म, तो साल में दिवाली पे गए मिल के वापस आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ संवाद बनाए रखे, और संवाद जब होगा तो हर एक समस्या का समाधान आ जाएगा। मैडम मेरी एक और गुजारिश है, जैसे आप जानते हैं कि आप सब लोग गुजरात को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल पीएम। मैं जब भी बाहर जाता हूं तो अब सब लोगों ने, जितने भी स्टेट में जाता हूं, और वो क्रेडिट गोज टू आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पीएम। तो गुजरात में एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम हो रहा है। वी हैव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओवर हियर। यहाँ पे Yes. जैसे बताया कि आई एम वेरी एक्टिव इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन गुजरात। आई एम अ चेयरमैन स्टार्टअप कमिटी इन एपेक्स बॉडी कॉल्ड गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कुछ किया है तो हम लोग आपको शेयर करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो कम हो जाएंगे। हमने कुछ किया है तो वी वांट टू शेयर विथ यू। तो जब भी कोविड परमिट करे, अपनी पॉलिसी परमिट करे, आप सबका गुजरात में स्वागत है। हमारे गुजरात में यहाँ पे एमएसएमई फोरम की बहुत एक्टिव विंग है। हमारे डॉक्टर अनर मेहता जी है जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो बहुत एक्टिवली काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। सचिन भैया है और पूरी टीम है वहाँ पे। यूपी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं आज नाम नहीं बोल पाया, लेकिन जितने भी टीम में काम करे सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सचिन जी को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फोरम को 1 साल हुआ है, लेकिन पहली बार पूरे इंडिया में पहली बार ये इनिशिएटिव हो रहा है। तो सचिन जी ये मामले में आप गुजरात से भी आगे है भैया, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। और जब भी मौका मिले गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की भी स्कीम बहुत सारी लर्निंग की है। गुजरात बहुत दूर नहीं है, आप लोग जरूर यहाँ पे आए। यहाँ पे जिस तरह से लॉजिस्टिक हो जाएगा ऐसे कर लेंगे। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत सारा एक्सचेंज हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आए, सीखे, और यहाँ सिखा के भी जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो सीख भी सकते हैं यहाँ पे, राइट? क्योंकि आप मेट्रो से है तो मेट्रो में बहुत सारी लर्निंग होती है। तो दिल्ली इज अ मेट्रो, तो डेफिनेटली वो करें, साथ में मिलके काम करना है। और एक फोरम का एक बहुत अच्छा हमें माध्यम मिल गया है। कभी मौका मिला तो हमारे जो फाउंडर है, हमारे जो मेंटर है डॉक्टर मनोज कुमार शाह जी, उनकी भी एक अभी मुलाकात रखेंगे, उनकी भी टॉक रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और जरूर हम तो आएंगे ही आएंगे, पर आपका तो जर्नी ट्रैवलिंग होती होगी दिल्ली। We would be so delighted and honored to welcome you at the university. आपका चेहरा तो दिखा है, but now we would like to see you personally. सचिन जी, आप भी हमारे यहाँ अभी तक आए नहीं है, because कोविड में ही मुलाकात हुई हम लोगों की। So I look forward. आप हैं, निरंजन जैन जी हैं, और भी जो हैं आपके फोरम से आए हुए हैं। It will be such a pleasure. Come and enjoy our hospitality. हमारा बहुत खूबसूरत सा कैंपस है। जेपी ग्रुप को आप जानते ही होंगे, ठीक है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इश्यूज वहाँ हैं, बट कैंपस उन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक 2000 सीटर ऑडिटोरियम है जो देखने काबिल है। क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग वेजिटेरियन खाना ही सर्व करते हैं। और हमारा जो मेस है उसका नाम है अन्नपूर्णा। हमारे सारे जेपी ग्रुप के सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक अन्नपूर्णा होता है। बहुत ही डिलीशियस खाना है। मैं चाह रही थी इन वैलिडेटरी सेशन यहाँ करने का, बट अभी हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइंस में इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं कि हम कोई गैदरिंग कर सकते हैं। तो हम बच्चों को भी ओनली 50% स्ट्रेंथ बुला रहे हैं क्लास में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। बट एक बार जरूर हम आपको चाहेंगे आप आए, कम स्पेंड टाइम विद अस, अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क एंड व्हाट वी what we mean, and that we really mean the interests of the work of India as well as our young students. Thank you. Sure madam, मैंने पीडीएफ में जब नाम पढ़ा, पीडीएफ में आपकी जो इसमें अन्नपूर्णा लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस तो डेफिनेटली। और जब आपने बात किया है तो I really salute the commitment of the founder of this organization. इसीलिए मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड उनसे शुरू किया, क्योंकि ये विजन चाहिए। सालों पहले 200 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज जो आपको जो मिल रहा है
वो बहुत सालों पहले किसी ने सोचा और कर रहे हैं। सोचा था। तो मैं फिर से उनका धन्यवाद अदा करूंगा। और सो लेट अस क्लोज द कम्युनिकेशन। और थैंक यू। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर भी है हमारे कैंपस में, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें सुबह शाम आरती होती है। तो यू हैव टू कम एंड सी इट। बाहर से लोगों, क्योंकि हम लोग ज्यादा अपने को एडवर्टाइज नहीं करते, हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो लोगों को पता नहीं है, बाहर से पता ही नहीं लगता कि अंदर क्या क्या है, बट इट्स वेरी वेरी नाइस। गरिमा जी, आई थिंक यू हैव टू डू द। मैडम जरूर मैडम, हम लोग आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल, इसका जब क्लोजिंग होगा उसके पहले जरूर आ जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करें कि जरूर मिले वहां पे। जी। और सचिन, आप हमें ये बात को आगे ले आते हैं, और कोई 10 स्टूडेंट ऐसा दीजिए जिनको एग्रो फूड सेक्टर में इंटरेस्ट हो, हम इनको कुछ ना कुछ असाइनमेंट देते रहेंगे। ठीक है जी। कि मैं ऐसा मानता हूँ दैट इज द बेस्ट। लेट अस स्टार्ट विद द 10 नंबर, है ना, फिर उसको आगे ले जाते हैं। Perfect. That's far more than we expected. Thank you so much, Mr. Parekh ji. Certainly. कल परसों ही आपके पास नाम आ जाएंगे। एक बार हम बच्चों का इंटरेस्ट भी पूछ ले, बच्चों से पूछ ले। Students, if you are listening, well, tomorrow we meet in the classroom or online to listen to you and your opinions and what you. That is so kind of you, Mr. Parekh. Very, very kind of you. Archana, Garima, आपको vote of thanks. Sure, ma'am. Thank you, Mr. Parekh, and it is really overwhelming to know that you're working holistically in all the sector of for the sustainable development of the nation. And thank you, Mr. Parekh, for almost covering all the vivid aspects and the integrity or opportunity in agri and food processing sector. With this note, I would request, I would like to end up the session with the permission of ma'am. So please go ahead. I formally declare the session as I believe sir has to say something. मैडम छोटी सी बात, जब मैंने ग्रेटिट्यूड और थैंक यू की बात बताऊं, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे वहाँ इंटर्न, मेरी कंपनी इंटर्न काम करते हैं, और मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि भारत के युवा में कितनी ताकत है। मैं बहुत हम्बली बताने वाला हूँ कि आज जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट बनाया हुआ है, आई इनवाइट मीरा ऑन स्क्रीन। शी इज जस्ट 21 years old. हेलो मीरा। उसने मेरे गाइडेंस पे उसने शी इज वर्किंग एंड शी इज स्टडीइंग हियर इन केएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मैडम, मैं मेरी कंपनी में हर साल 10 इंटर्न को काम देता हूँ, उनको थोड़ा बहुत पैसा भी दे रहा हूँ फॉर द एक्सपेंसेस, टू कोप अप द एक्सपेंसेस। एंड मीरा इज अ इंटर्न, शी इज द लास्ट ईयर इन MBA, और ये पूरा कंटेंट है वो मीरा ने बनाया है। ऑब्वियसली मैंने गाइडेंस दिया है, लेकिन जो गूगलिंग स्किल है वो आई एम श्योर कि अगर मैं गूगल करता तो मैं इतना ढूंढ नहीं पाता। तो क्रेडिट गोज टू मीरा। और मैं यही समझा रहा हूँ सब लोगों को कि भारत के यूथ में जबरदस्त ताकत है, इस तरह के प्लेटफॉर्म के द्वारा बाहर ले जा सकती है। So thank you, Meera. I really appreciate. Thank you so much. Thank you, Meera. Thank you, Meera. Thank you so much. Well done. Good job done, Meera. Good job done. God bless you. You have the best mentor in the world. I can see that. Great. Yes, thank you so much. Okay, ma'am. So thank you everyone and thank you audiences for patiently listening the session, and it has been really overwhelming. So with this note, I would like to end up the session. Thank you everyone. Thank you, Mr. Sachin. Thank you, Amit ji. I will be in touch with you on the telephone and by email. Thank you. Thank you, sir. Namaste. Thank you, sir. Thank you. Students, you can log off, but do ask questions in the future. Chup nahi rehne ka. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, Archana and Garima. Thank you. I think today was a successful session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Well done. Thank you. अच्छा, participation certificates का Archana and yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लेना। Yes, ma'am. We have a list. And photos खींच ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, oh, good. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for always being there. Yes. Thank you. Of course. I will never leave you all alone. And 10 he's giving 10 assignments to 10 students.
So tomorrow we'll talk, and the interested students, we'll involve them and let them have those assignments. Let them do it. Okay. Right? Under the Thank you. guidance of the faculty. Right. All right, ma'am. All right, sure, ma'am. Wonderful. Thank Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you. Have a good day. You too. You too.